प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चर में। और मैं चंद्रिका कुमार। और आज के इस वीडियो हम देखेंगे, क्लास हो गया पर 10वां हो गया और सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया साइंस। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो फिजिक्स का आप देख सकते हैं, फिजिक्स का आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का जितने चैप्टर हैं, यानी सभी जो चैप्टर हैं, इस चैप्टर हो गया 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, टोटल 5 चैप्टर है फिजिक्स का। हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी अभ्यास के देख सकते हैं, अभ्यास में क्वेश्चन दिए रहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक क्वेश्चन MVVI मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, यानी एग्जाम में अगर देंगे तो सबसे पहले यहीं से देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहले ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। और हाँ, इससे पहले हम केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, दोनों का वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो देखिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम जो फाइनल पेपर होंगे 27 में, जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, 100 नहीं 110% मेरा गारंटी यहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रहे हैं, यानी MCQ क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके। चैप्टर हो गया यहाँ पर 10 हो गया, अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। 10 के बाद 11 हो गया, फिर 12 देखेंगे, फिर 13 और फिर 14। टोटल 5 चैप्टर हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन अब हम यहाँ पर। ठीक है, तो अभ्यास आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल जो इसमें क्वेश्चन है वो है यहाँ पर 5 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, ओके। चैप्टर 10 फिजिक्स, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, एक फिजिक्स चैप्टर है। ठीक है, अब इस चैप्टर का जो है अभ्यास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेंस बनाने में जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। देखिए जल का तो प्रयोग होगा, कांच का भी, प्लास्टिक का भी, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, हमें लेंस बनाना है, यहाँ घर नहीं बनाना। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, ठीक है, आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा। तो ए ऑप्शन में यहाँ पर दिया है कि मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर है बी में वक्रता केंद्र पर, और सी है ऑप्शन यहाँ पर है वक्रता केंद्र से परे, और डी में है यहाँ पर चित्र, डी ऑप्शन है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच दिया गया है। तो सही आंसर ए हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखेंगे किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा होगा। ठीक है, कहाँ रखना है? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को, अब देखिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, कहाँ रखेंगे? तो पहला ऑप्शन है लेंस के मुख्य फोकस पर, दूसरा है फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, और तीसरा है अनंत पर, और चौथा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। ये हो जाएगा बी ऑप्शन, आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, 2f, जैसे फोकस दूरी का दुगना
दोगुनी दूरी पर रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां यहाँ दिया गया है -15 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए माइनस में, ठीक है। दर्पण तथा लेंस समवता है, दोनों अवतल होंगे कि दोनों उत्तल होंगे, कि दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल और दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। देखिए फोकस दूरी माइनस है यानी ऋणात्मक है, ठीक है। तो अवतल लेंस के जो होते हैं फोकस दूरी बात किया जाए, गोलीय दर्पण हो अवतल लेंस हो, अतो जो बात किया जाए यहाँ पर अवतल दर्पण हो, फोकस दूरी जो होता है वो माइनस में होते हैं, ठीक है, यानी ऋणात्मक होते हैं। और प्लस रहते हैं यहाँ पर फोकस दूरी, तो वो होते हैं उत्तल, ठीक है। क्या होते हैं? उत्तल, दोनों उत्तल, यानी उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस होते हैं, तो दोनों अवतल होंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएंगे। फोकस दूरी यहाँ पर देख सकते हैं माइनस दिया गया, ठीक है, यहाँ से हम पता कर लिए, ठीक है, कि दोनों अवतल होंगे। गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण के फोकस दूरी माइनस होता है और अवतल लेंस के फोकस दूरी भी माइनस ही होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, ठीक है, आपका प्रतिबिंब सदैव, ठीक है, सीधा प्रतीत होता है। समतल दर्पण है, केवल समतल, केवल अवतल की केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। देखिए ए डी ऑप्शन सही होंगे, समतल अथवा उत्तल। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब जो है सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण कौन हो जाएगा वो, या तो समतल अथवा उत्तल, ठीक है। इसमें सब केवल लगा हुआ, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, और बी में है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, और सी में है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, और डी में है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो सही हो जाएंगे 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगी, ठीक है। चलिए अवतल लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ते, ठीक है, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। उत्तल का प्रयोग हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं। 50 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस इतना ही था, 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। अरे इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है। चलिए याद कर लेना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। ओके, चलिए 1 2 3 4 चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर है, और चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो ऑप्शन है जरा दूरदृष्टता, समंजन क्षमता और निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि। ये तो तीनों जो ऑप्शन देख रहे हैं ए बी ए सी और डी, ये तो नहीं होंगे, ठीक है। ये तो दृष्टि दोष है। समंजन क्षमता कहते हैं इसको, ठीक है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने कारण क्या है, समंजन क्षमता। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र जिस भाग पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु प्रतिबिंब बनाते वह क्या है, वह है जहाँ प्रतिबिंब बनाता है वो है दृष्टि पटल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु प्रतिबिंब बनाते हैं रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। आगे बढ़ लेते हैं। समान दृष्टि के वैक्स के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी देखिए, जो बिंदु यानी निकट बिंदु और एक दूर बिंदु, तो अल्पतम दूरी होता है निकट बिंदु, इसे कहते हैं, ठीक है, निकट बिंदु।
तो लगभग कितना होता है, तो मतलब हम लोग स्पष्ट सुस्पष्ट यानी दर्शन की अल्पतम दूरी, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर याद रखना। ठीक है, कितना होता है 25 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। और एक होता है दूर बिंदु। ठीक है, अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी होता है अनंत, वो याद रखना अनंत। ये भी दे सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अनंत अरे को 25 सेंटीमीटर याद रखना बस। ठीक है, निकटतम ए बिंदु हुआ, दूर बिंदु हो गया, अनंत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, की दृष्टिपटल द्वारा, की पचमाभी पेशी द्वारा, की परितारिका द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा पचमाभी पेशी द्वारा। ठीक है, पचमाभी पेशी द्वारा जो होता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगी। ठीक है, ओके। चलिए कंप्लीट हुआ यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इस चैप्टर का। नेक्स्ट फिजिक्स चैप्टर यहाँ पर है, अध्याय 12 यानी विद्युत है यहाँ पर। ठीक है, इस चैप्टर का हम देख लेते हैं अभ्यास में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल है 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर क्या करता है कि पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डॉट है तो R बटा R डॉट अनुपात का मान क्या है। तो ये जो डी ऑप्शन देख रहे हैं 25 वाट, इसका सही आंसर मतलब 25 इसका सही आंसर होंगे। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो दिए गए तार का प्रतिरोध तो R है, इसलिए जब इसे 5 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो R बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन पांचों भागों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, हम अगर पार्श्व क्रम है तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटा R डॉट, तुल्य प्रतिरोध यहाँ दिया गया R डॉट लेना है। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर जो दिया गया R बटा 5 यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बटा R डॉट बराबर बटा में होता है, जैसे 1 बटा R यहाँ होता है तो R लेंगे यहाँ पर हम R बटा 5 लेंगे। इस तरह करके हम 5 को लेंगे, कितना लेंगे 5 को लेंगे। ठीक है, 1 बटा R बटा 5 हो जाएगा, फिर प्लस 1 बटा R बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम सॉल्व करते हैं। अगर 1 बटा R बटा 5 को यहाँ तो जो है भिन्न का भाग बनेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 बटा R डॉट बराबर आ जाएगा 5 बटा R हो जाएगा। ठीक है, ओके, 5 बटा R। अगर 1 बटा R बटा 5 को सॉल्व करते हैं तो 5 बटा R आएगा। ठीक है, यहाँ भिन्न का भाग का काम करेंगे। ठीक है, तो 1 बटा R डॉट बराबर हो जाएगा 5 बार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा 5 बटा R प्लस 5 बटा R प्लस 5 बटा R प्लस हो जाएगा 5 बटा R प्लस 5 बटा R हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो 1 बटा R डॉट बराबर लिखेंगे हम यहाँ पर, एलसीएम कितना होगा R हो जाएगा यहाँ पर, ऊपर 5 10 15 20 25 जुट जाएगा तो 25 बटा R हो जाएगा। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। ठीक है, R इकाई R हो जाएगा और 25 गुना R डॉट तो 25 R डॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R बराबर 25 R डॉट। अब हमें क्या करना है, R बटा R डॉट लिखना है। ठीक है, तो R डॉट इधर गुना है तो जाएगा भाग, हम लेंगे इसको तो R डॉट आ गया, बच गया क्या मेरा 25 बच गया। तो R बटा R डॉट बराबर कितना हो गया 25 हो गया ना, तो 25 यहाँ पर देख सकते हैं, डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी चैप्टर का। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखिए विद्युत शक्ति को P से निरूपित करते हैं, इसका जो ऐसा है मतलब वो वाट होता है, W से निरूपित करते हैं वाट को। ठीक है, ओके। तो P मतलब फॉर्मूला होता है, याद रखना, P बराबर होता है एक V इंटू आई होता है। एक P बराबर फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R होता है। एक P बराबर होता है V स्क्वायर बटा R होता है।
तो आई स्क्वायर आर तो है, बात सही है, और पी बराबर भी आई, ये भी सही है, और एक होता है पी बराबर भी स्क्वायर बटा आर। तो जो आप डी ऑप्शन देख रहे हैं सही है, लेकिन आई इंटू आर स्क्वायर नहीं होता है पी बराबर का भी, ठीक है। पी बराबर जो है वो आई इंटू आर स्क्वायर ए नहीं होता है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर विद्युत सर्किट निरूपित नहीं करता, तो बी निरूपित नहीं करता, तो बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक कितना दिया, 220 भी 100 वाट है। जब इसे 110 भी पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है। तो जो पी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, पी का जो फॉर्मूला यहाँ पर होता है, पी बराबर होता है, जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे वो करेंगे, पी बराबर होता है भी स्क्वायर बटा आर, ठीक है, ये यहाँ प्रयोग करेंगे हम लोग। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि आर बराबर लिख सकते हैं भी स्क्वायर बटा पी लिखेंगे। हम यहाँ से आर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, आर यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे, यानी प्रतिरोध निकालेंगे। ओके, तो जैसे 20 भी तो अब यहाँ पर बैठाते हैं, आर बराबर पर हम काम करते हैं, तो आर बराबर हो जाएगा भी स्क्वायर बटा यहाँ पी है, तो भी कितना है, भी 220 दिया है ना, 220 गुने 220 डबल लिखेंगे, स्क्वायर है ना, बटा पी कितना 100 है, इससे एक एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल हो गया, 22 गुने 22 484 होता है, ठीक है। तो आर बराबर हो गया यहाँ पर 484, इसका प्रतिरोध कैसा है, मतलब क्या होता है, ओम होता है, तो यहाँ पर हम ओम दे देंगे, 484 आर निकल गया। अब 110 भी लेंगे, क्या लेंगे, 110 भी लेंगे। विद्युत बल्ब प्रतिरोध का नियत रहता है, इसलिए जब इसे 110 भी पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति यानी में भी पी निकालना, ठीक, क्या होगा, तो पी बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे भी स्क्वायर बटा आर ही लिखेंगे। तो भी यहाँ लेंगे 110 और आर लेंगे यहाँ पर 484 लेंगे, पहले आर निकाल लेंगे हम लोग। तो भी कितना है 110 गुने 110 हो जाएगा, और बट्टा हो जाएगा यहाँ पर जो पी दिया है टी आर हम कितना निकाले, 484 निकाले। इसे हल करेंगे तो आएगा 25, कितना आएगा 25, और वाट दे देंगे यहाँ पर, डब्ल्यू दे देंगे, तो 25 वाट देख सकते हैं, ऑप्शन में है यहाँ पर डी सही होना, कितना आसान है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो जो डी ऑप्शन देख रही, सॉरी, जो आप जो सी ऑप्शन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1:4 ये सही होंगे, 1:4 ये सही हो जाएंगे, ठीक है। ये कैसे, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। नंबरिकल क्वेश्चन है, संख्यात्मक प्रश्न है ये, तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ओके, चलिए, तो यहाँ पर जो है चालक तार समान पदार्थ लंबाई तथा व्यास के हैं, तो उनका प्रतिरोध समान होगा। तो मान लीजिए जो प्रतिरोध है वो जो हम ले लें, मान लीजिए आर है, क्या है, आर लेते हैं, ठीक है। अब श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे, श्रेणी क्रम में से जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, एक ले लेते हैं श्रेणी क्रम में, तो आर एस ले लेते हैं, ठीक है, आर एस ले लेते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा आर प्लस आर हो जाएगा ये, ठीक है। दो चालक तार है तो ये हो जाएगा 2 आर हो जाएगा, आर एस कितना निकला, 2 आर निकल गया मेरा, ठीक। अब क्या करेंगे हम, इस श्रेणी क्रम में हुआ, अब समांतर क्रम मानी पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध आर पी ले लेते हैं, ठीक है, आर पी ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आर पी हो जाएगा यहाँ पर 1/r प्लस 1/r हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आर पी बराबर यहाँ पर आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/r हो जाएगा, 2/r। लेकिन हाँ, ये जो दिया गया है से समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में है, तो 1/rp बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2r हो जाएगा। rp ऊपर कर देंगे, ठीक है, 1 को नीचे आ जाएगा तो r ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। तो rp कितना आ गया, r/2, और rs कितना निकला था, जो श्रेणी क्रम था, ये श्रेणी क्रम था, इस समांतर क्रम है, ठीक है।
तो वो आया था 2 आया था। अब इनका दोनों हम अनुपात निकाल देंगे, इनका और इनका अनुपात निकाल देंगे, ठीक है। ओके, तो अनुपात तो R बट्टा हो जाएगा 2, ठीक है, यानी बट्टा फिर हो जाएगा 2R हो जाएगा, अनुपात निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो R बट्टा 2 भिन्न का भाग है ये, 1 नीचे है तो 1 चल जाएगा ऊपर और 2R हो जाएगा नीचे। R यार कैंसिल हो गया, ऊपर में 1 है तो 1 का कहीं 1 और 2 दूना 4, इसे लिख देंगे 1 अनुपात हम लोग 4 लिख देंगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो 1 अनुपात 4 हम देख सकते हैं सी ऑप्शन। चलिए, तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ मेरा, बहुत आसान था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं क्या है। ओके, चैप्टर हो गया यहाँ पर 13 हो गया, ठीक है। अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, फिजिक्स चैप्टर है ये, ठीक है, यानी भौतिकी, ठीक है। ओके, चलिए तो इस चैप्टर का हम देखते हैं अभ्यास के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो इसमें टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 2 3 और 1 कितना 4 और 1 कितना 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए अब हम देखते हैं इस चैप्टर का यहाँ पर अभ्यास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, ठीक है। तो आप 4 ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, जो डी ऑप्शन देख रहे हैं आप, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन है ए यहाँ पर गलत है। चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, प्रेरण की परिघटना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर जो सी है वो सही होंगे, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। चलिए नेक्स्ट, अरे क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन ये है, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, यानी जनित्र की गैल्वेनोमीटर की मीटर की मीटर कहते हैं, तो ये कहते हैं जनित्र कहते हैं, क्या कहते हैं, जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर ए सही हो जाएंगे, पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी AC यानी जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, चौथा ऑप्शन आप देखिए, ठीक है, यह है कि AC जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि DC जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। बस ये चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, AC जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि DC जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुपतन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट VVI क्वेश्चन ये है। लघुपतन यानी अतिभारण इसको कहते हैं, कि समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, देखिए बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन देख रहे हैं ये यहाँ पर सही है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। लघुपतन के समय यानी अतिभारण के समय परिपथ में क्या होता है कि विद्युत धारा का मान जो होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो कंप्लीट यहाँ पर हम कर लिए 5 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इस चैप्टर का, ठीक है, फिजिक्स का। और आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फिजिक्स चैप्टर है वो है लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत, ये फिजिक्स में आते हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसका अभ्यास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, और ज़्यादा ना है, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। धूप वाले दिन तो करेंगे, बादलों वाले दिन नहीं कर सकते ना। सौर प्लेट क्या बादलों दिन में काम करता है, नहीं काम करता है ना। गर्म दिन में कर सकते हैं, पवनों वाले दिन में कर सकते हैं, लेकिन बादलों वाले दिन नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते यहाँ पर पूछ रहे थे, तो बादलों वाले दिन सही हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है।
तो लकड़ी तो है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा ये नहीं है। ठीक है, ये नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत ये नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने ऊर्जा स्रोत होते हैं हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं। ठीक है, यानी उससे ही बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, यानी उत्पन्न नहीं है। ठीक है, सौर ऊर्जा से तो भूतापीय ऊर्जा तो है। ठीक है, बात सही है। पवन ऊर्जा भी है और जैव मात्रा भी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा से उत्पन्न ये नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। बस कंप्लीट हुआ यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो फिजिक्स का जो हम कंप्लीट कर लिए। अब हम देखेंगे, हाँ फिजिक्स कंप्लीट हो गया और बायोलॉजी कंप्लीट और केमिस्ट्री मेरा, हाँ तीनों कंप्लीट हम कर दिए। ठीक है, ओके। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जल्दी कीजिए। ठीक है, ओके, चलिए बाय।